विकास आरुखे और सुदीप शाह माफ़ कीजिएगा एसबीआई सिक्योरिटी से जुड़ेंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे मनीष संथोलिया IM के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की, उनसे करेंगे खास बातचीत। और साथ ही साथ सुशील केडिया टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बाजार की पिक्चर कैसी लग रही है उस पर करेंगे बातचीत। स्क्रीन पर अभी तक थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। स्टेबिलिटी याद रखिएगा शब्द का मतलब थोड़ा डिफरेंट है इस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि डाउन साइड हमारा कितना रेस्ट्रिक्ट हो रहा है टुडे बेसिस पे। रिकवरी निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 90 पॉइंट की है और बैंक निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट की 250 पॉइंट की माफ़ कीजिएगा। बट वो दोनों ही लोज इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही लोज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं। थोड़ा सा रिकवरी आई है कुछ दिग्गजों में, TCS में रिकवरी आई है, HDFC बैंक में, मेटल्स आज भी स्ट्रॉन्ग और पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस आज स्ट्रॉन्ग अभी तक एज ऑफ नाउ। चलिए कॉल्स लेते हैं। राजेश पालवी जी, अब तक की आपकी स्कैनिंग क्या क्या रही है और इस सेशन को पुल बैक के दृष्टिकोण से आप कैसा देख रहे हैं, कंसिडरिंग बैंक निफ्टी एक्सपायरी और आपके दो ट्रेड्स? तो वीरेंद्र जी देखिए, डिप में जरूर निफ्टी ने एक सपोर्ट लेके वहां से पुल बैक का ट्रेड बनाया है और काफी स्टॉक्स जो कि पिछले 1-2 दिनों में जो करेक्ट हुए थे वहां पे एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास से पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस, और उसमें हमें लगता है आरती इंडस्ट्री यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में जिस तरीके से एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखी है पिछले कुछ दिनों में, और आज भी देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो आरती इंडस्ट्री यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में हमें लगता है 760 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो आरती इंडस्ट्री पे बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 731 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें लगता है यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक पे भी फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो कल की डिप के बाद आज जो रिकवरी बनी है ऑलमोस्ट, अब ये कल के स्विंग हाई को अब वापस पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस में ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, और स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट हायर साइड पे बनते हुए दिख सकता है वो होना चाहिए करीब 668 के आसपास, 668 675 के आसपास, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम वो होगा करीब 648 के आसपास। तो ये फिलहाल LIC हाउसिंग में एक अपॉर्चुनिटी और आरती इंडस्ट्रीज में भी एक अपॉर्चुनिटी। सुदीप शाह, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रेड्स क्या रहेंगे आपके? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मेरा पहला ट्रेड है CESE। तो CESE में हमने देखा था कि जो पिछले 2023 में हमने देखा था एक कंप्लीट अप ट्रेंड में स्टॉक था, फिर 140 के लेवल के आसपास स्टॉक पीक आउट हुआ था और फिर वहां से हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था, और पिछले कुछ दिनों में स्टॉक 10 और 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम फिर से नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे CESE वेल प्लेस्ड है ये अपमूव को कैपिटलाइज करने के लिए, और 138 के स्टॉप लॉस से CESE में खरीदारी करी जा सकती है 150 और 152 के टारगेट्स के लिए। मेरा दूसरा स्टॉक है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब गेल में भी हमने देखा है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपट्रेंडिंग चार्ट गेल का है, और पिछले कुछ सेशन में भी हमने देखा है कि स्टॉक 10 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पे भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 197 196 के आसपास, और फिर से अपने अप ट्रेंड में वापस आ गया। तो मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ये काउंटर में। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी आज सुबह से अच्छी एक्शन है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है गेल को बाई किया जा सकता है 205 के स्टॉप लॉस से 215 के टारगेट के लिए। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे बाय ट्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, याद रखिएगा। ऑयल एंड गैस स्पेस में अच्छा मूव यहाँ पे गेल का डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। अच्छा, एक बार रिलायंस को भी एक बार इंट्रोडे में लेके आइएगा, इसकी ट्रैजेक्टरी को भी देखते हैं इस पर भी, क्योंकि एक मैं प्राइस चेक करना चाहता हूँ। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे शुरुआत में एक ट्रैजेक्टरी को रीगेन करके रिलायंस करीब 2923 की रेंज में अभी ट्रेड करता हुआ। विकास, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी जस्ट एक पुल बैक देखने मिल रहा है, लेकिन अगर वापस आज 2240 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो प्रेशर इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है, बट ऊपर में वापस एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिलेगा। तो मेरा एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। बाय में मेरा मदरसन सुमी मुझे स्ट्रांग लगता है, यहाँ से अभी भी एक अच्छा मूव कंसीडर होते हुए देखने मिलेगा। 120 के ऊपर अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 132 का टारगेट यहाँ पे लेके जा सकते हैं। नीचे में 116 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो मदरसन सुमी यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा। सेल साइड में इंडसइंड बैंक
मुझे लगता है कि एक प्रेशर यहाँ पे और बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। इंट्राडे में मुझे लगता है एक अच्छा खासा एक प्रेशर इसमें देखने मिल सकता है। तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए। ऊपर में 1545 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1450 के आसपास के है। तो इंडसइंड बैंक मुझे यहाँ पे वीक लगता है। तो ये फिलहाल एक ट्रेड, लेकिन सेल साइड का ट्रेड इंडसइंड बैंक पर विकास की तरफ से आ रहा है। तो दोनों तेजी मंदी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए हैं। कविता जी, आपकी तरफ से इस समय क्या नया निकला है? कोई ट्रेड तेजी मंदी की तरफ या फिर सिर्फ तेजी? तो हर्षा जी, तेजी की तरफ ही होगा और इंडियन होटल्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 609 615 के प्राइस टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 592 का। वेयर अनदर मुझे लग रहा है दीपक नाइट्राइट को देखना चाहिए 2310 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। ऊपर में मुझे लगता है 2345 2377 के प्राइस टारगेट के लिए दीपक नाइट्राइट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2280 का। ओके, तो दीपक नाइट्राइट एक ही ट्रेड देंगे इस समय? दो ट्रेड दिए ना मैंने। इंडियन होटल, आई स्किप्ड इंडियन होटल। तो ये फिलहाल आपके लिए वो दो ट्रेड्स आते हुए, तो क्लियरली तेजी की तरफ ज्यादा रुझान इस समय बन रहा है और मार्केट अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है कि हम 22,100 के नीचे फिसले ना। 22,200 के आसपास इस समय ट्रेड आता हुआ, तो धीरे धीरे करके रिकवरी स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक अभी भी एक बड़ा पेन पॉइंट है, लेकिन ये भी डे लो से अपनी चाल को कुछ सुधारने की कोशिश में 47,500 की तरफ अब इसकी चाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप्स में तो पहले रिवर्सल आ ही गया था और 3:1 के रेशो के साथ इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। चलिए, इस मार्केट में लेकिन कैसे अपने आप को संभालें, क्या अप्रोच होनी चाहिए? एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोनथालिया हमारे साथ हैं। और मनीष इक्विटी फंड मैनेजमेंट के 3 दशक का अनुभव रखते हैं। इस तरह की कई साइकिल्स इन्होंने देखी हैं। मनीष, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये जो रीसेंट कल और आज में ऑफ कोर्स इजराइल ईरान की टेंशन बढ़ना, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड एक बार फिर स्पाइरल करते हुए ऊपर की तरफ, क्या थोड़ी सी खतरे की घंटी फिर से बजने लगी है कि चौकन्ना रहने की जरूरत है इक्विटी मार्केट ट्रेडर्स को? देखिए, जब भी वॉर के संकेत मिलते हैं मार्केट्स को, तो देखा यही गया है कि वॉर के बाद जो मार्केट्स में वॉर के पहले गिरावट होती है उससे ज्यादा बढ़त हो जाती है। तो ये हमने देखा है गल्फ वॉर में, हमारी जो कारगिल वॉर थी, यूक्रेन रशिया देखी है, और अब ये इजराइल और ईरान। तो अजम्पशन यही है कि बहुत ज्यादा कुछ एस्केलेट होके मतलब बहुत बड़ा कोई लड़ाई नहीं हो जाए। अगर ये होता है तो आई वुड से कि इंडिया में ये भी एक तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। तो आई वुड से कि ये एक बाइंग ऑन डिप्स है, बट ऑब्वियसली रेट कट जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट्स की भी वो थोड़ी डिले डेफिनेटली होगी। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट ग्लोबली है, मतलब इंडिया में तो है ही, फूड प्राइसेस वगैरह काफी इन्फ्लेशनरी है। चूंकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के नंबर्स अनुमान से कम आए हैं, एक थोड़ी सी एक सिल्वर लाइनिंग है, बट ग्लोबली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है। तो रेट कट वुड बी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है। सो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से पोजीशन करना चाहिए। थोड़ी सी डिफेंसिव स्टांस होनी चाहिए, बट अदरवाइज आई थिंक ये बाय वन डिप्स मार्केट है अभी तक। तो रेट्स के लिहाज से वो पहले मार्च की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी रैशनलाइज होकर जून तक आई थी, अब वो जिस तरह से बॉन्ड डील में उबाल देखने को मिल रहा है और जो डेटा पॉइंट्स है, क्या ये बियॉन्ड जून भी आती हुई दिखाई देगी? इनफैक्ट कुछ लोग तो कह रहे हैं वहां पर कि रेट कट नहीं, शायद एक और रेट हाइक आए, उसके बाद फेड सोचेगा करना क्या है। लगता नहीं है, क्योंकि नवंबर में यूएस में इलेक्शंस है। तो जो फेड की लास्ट कमेंट्री थी कि इस कैलेंडर ईयर में डेफिनेटली अभी भी रेट कट की ही संभावना है। सो रेट हाइक तो नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ऑयल $100 के पार हो जाए, जो आज की डेट में बेस असम्पशन नहीं दिखता है। बट आई थिंक इलेक्शन के पहले ग्लोबल मार्केट्स में
अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स ठीक ठाक रहें तो एक रेट कट की संभावना है। बट मार्च से जून हुआ, अब लगता है सेकेंड हाफ में मे बी अराउंड सितंबर अक्टूबर रेट कट की साइकिल शुरू होगी। इंडिया में भी रेट कट बेसिकली मानसून के बाद ही देखने को मिलेगा, जो कि मानसून नॉर्मलाइज होने चाहिए। सो सेकेंड हाफ में ही एक कट की संभावना दिखती है, उसके पहले नहीं। अच्छा मनीष जी, कमोडिटीज इस वक्त खासा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मैं प्रीशियस मेटल्स नहीं, अभी इनफैक्ट मेटल्स की बात करता हूँ, फेरस नॉन फेरस दोनों ही ग्रुप्स की। निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई, फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशिया। ये मेटल्स ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर को दोनों के लिए इन द मनी है इस वक्त। अभी ये और कितना कैपिटलाइज करेगा मेटल्स, इस पर आपका सेंस क्या कहता है? देखिए, मेटल्स एंड मेनी अदर कमोडिटीज की डायरेक्शन अपसाइड में ही है, क्योंकि जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसके बावजूद काफी स्ट्रांग है कमोडिटीज, जो कि नहीं होना चाहिए। और ऐसा लगता नहीं है जिस हिसाब से रेट कट जब भी शुरू होंगे तो एक डॉलर में वीकनेस आनी चाहिए, जो कि एक मेटल एनवायरनमेंट को वापस पुश अपवर्ड्स करेगा। दूसरी बात यह है कि चाइना अभी भी स्लो डाउन मोड में है, और 1-2 साल में चाइना जब वापस ग्रोथ मोड में आएगा तो ऑब्वियसली कमोडिटीज इंक्लूडिंग मेटल्स पर अपवर्ड प्रेशर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिस हिसाब से ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई है, प्लस जो पोजीशनिंग चाइना की है, ऐसा लगता नहीं है कि कमोडिटीज कुछ बहुत जल्दी रिवर्सल के मोड में आने वाली। सो कंपनियों को ये देखना है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर को किस तरह हैंडल किया जाए, पास थ्रू किस तरह किया जाए, इस पर ही ज्यादा फोकस रहेगी। सो आई वुड बिलीव फेरस, नॉन फेरस और बेस मेटल्स, गोल्ड, बुलियन, एवरीथिंग इज इन एन अप साइकिल एज ऑफ नाउ। ओके, अच्छा मनीष जी, जो आपने बुलियंस की बात करी और इन अप साइकिल, गोल्ड अमूमन एक माफ़ी चाहूँगा, एक ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने के बाद हार्डली 5-7% का रिट्रेसमेंट देता है। बट हिस्टोरिकली जैसे एक बार 45,000 रीगेन हो गया तो फिर वो कभी कोलैप्स नहीं हुआ। 50,000 यही केस हुआ 60 का, नाउ इट्स एट 73। इसको जोड़ते हुए हमने इस बार फ्रेश मूव देखा है सारी ही गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे। मुथूट हो गया, मन्नापुरम हो गई, इन पे आपका सेंस क्या कह रहा है? एनबीएफसीज में ये चंक आपको लग कैसा रहा है इस वक्त गोल्ड प्राइसेस को देखते हुए, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां? देखिए, गोल्ड की अगर आप बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑन गोल्ड इज कि गोल्ड इंडियन रुपी टर्म्स में 9-9.5% का कैगर रिटर्न्स आपको दिया है लास्ट 10-15 साल में। लास्ट 3-4 साल की बात करें तो इक्विटी से बस थोड़ा ही कम रिटर्न्स है, बट अच्छा रिटर्न्स है। सो ये ट्रेजेक्टरी मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट 5-10 साल में भी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक्स वगैरह की बाइंग हो रही है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं। कमिंग टू गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, ऑब्वियसली लोन टू वैल्यू रेशियो आपके बढ़ जाते हैं, और आप ये अनुमान लगा के रखिए कि ऑन अ स्टेडी स्टेट बेसिस गोल्ड फाइनेंस कंपनीज 15% ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी से ग्रो करेंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फंड्स तो बढ़े ही हैं, क्योंकि रिस्क वेट्स वगैरह आरबीआई की तरफ से बढ़े हैं। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेंगे तो उनके स्प्रेड्स को मेंटेन रखना ही मेन फोकस बेसिकली गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की होगी। और ऑब्वियसली लोन टू वैल्यू रेशियो अगर बढ़ा है और उनका जो लेंडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म एवरेशन अगर हाई ग्रोथ दिखता है उसको एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। 15% की लोन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी से अगर है तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में डेफिनेटली वैल्यू क्रिएट होता रहता है ईयर आफ्टर ईयर। मनीष, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स ये एक एसेट क्लास है जहां पर हमने देखा है कुछ पैसा लोगों का बना है, लेकिन एक्विटीज के दीवानों के लिए अगर इस समय नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी हो तो सबसे अट्रैक्टिव इस समय इस गिरते बाजार में आपके लिहाज से क्या है? कहां पर हर गिरावट में मौका होना चाहिए खरीदारी करने का, पोजीशंस बढ़ाने का? सिक्लिकल्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ है इंडिया के लिए बिटवीन नाउ एंड 2030। इसमें आपकी पावर, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, आपकी फार्मास्यूटिकल्स जहां भी केपेक्स हो चुकी है, और
बोथ डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स में मार्केट शेयर के लिए देयर इज अ फाइट। आपके कंजम्पशन डिस्क्रेशनरी में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी बनिस्बत आपके स्टेपल्स के। सो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल्स, केपेक्स, इंफ्रा, यही थीम रहेगा बिटवीन नाउ एंड 2030। इंडिया को बहुत ज़रूरत है पावर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, डिफेंस, जहाँ भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, बोथ एट गवर्नमेंट बैलेंस शीट एज वेल एज प्राइवेट केपेक्स। ये दोनों का समय बेसिकली इंडिया का आ चुका है और इसमें बस पिक एंड चूज यही होगा कि जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है उसी में पैसे बनेंगे, और वैल्यूएशन कंफर्ट वही होगा जहां विजिबिलिटी है। तो सब कुछ महंगे दिखते हैं क्योंकि सब कुछ ऑर्डर बुक है आज के डेट में, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, बेसिकली टॉप लाइन वगैरह बैक एंडेड, तो महंगे दिखते हैं। बट आपको दूरदर्शी होके देखना पड़ेगा कि ये टॉप लाइन ग्रोथ कब आएगा, वो मार्जिन और एबिटा में कब फ्लो करेगा पैट में, तभी वैल्यूएशन जस्टिफाई होंगे, पर ग्रोथ इसी स्पेस में। अब फिर क्योंकि आप इंफ्रा भी मेंशन करते हैं, क्या रेलवेज एक थीम होगी जो आगे भी पैसा कमा कर देगी? क्योंकि हम वो बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ रहे थे और जिस तरह से उन्होंने रेलवेज का रोड मैप रखा है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को पर और जोर देंगे, वहां पर और इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा, इट्स इनएविटेबल। लेकिन क्या इन स्टॉक्स में इन लेवल से पैसा बनेगा? देखिए, रेलवे स्टॉक्स में कुछ टाइम से टाइम करेक्शन गया है और जो 7 लाख करोड़ की रेलवे की केपेक्स की अनाउंसमेंट है नेक्स्ट कुछ सालों में, वो डेफिनेटली एक टॉप लाइन मार्जिन, एबिटा एंड पैट में फ्लो होगा। तो जहां भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन साइकिल पर थोड़ी पकड़ हो कंपनियों में, वहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट आपको दिखेगा नेक्स्ट 5 से 7 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पैसे बनेंगे। पर जहां विजिबिलिटी हेजी है क्योंकि ऑर्डर बुक ट्रांसलेट नहीं होते हैं टॉप लाइन में, वहां पर हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन और जाएगा। पर रेलवे डिफेंस में यहाँ से भी पैसे बनेंगे, बट थोड़ा बैक एंडेड आपका एग्जीक्यूशन साइकिल रहेगा। बट आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई मेजर प्राइस करेक्शन हो सकता है, थोड़ा टाइम करेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा मनीष जी, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। एफएमसीजी में हमने 1-2 पॉकेट्स में तो स्ट्रेंथ देखी, जिसमें टाटा कंज्यूमर हो गया या फिर ब्रिटानिया हो गया और गोदरेज सीपी हो गया, जिन्होंने लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। बट मोर और लेस प्लेयर्स लाइक आई थिंक डाबर, मैरिको, एचयूएल बैकफुट पे रहे, आईटीसी एक विद इन रेंज है। कल मेट की टिप्पणी के बाद रिगार्डिंग द आई थिंक इस बार के मानसून को लेकर आपका सेंस इस वक्त एफएमसीजी पे क्या कह रहे हैं, स्पेशली ये जो 3-4 पॉकेट्स जो कि काफ़ी वीक रही हैं, इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रही हैं, आपका सेंस एफएमसीजी पर और झुकाव किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे हो तो बताइएगा प्लीज। देखिए, एफएमसीजी में जो एक पीस मिसिंग है वो है वॉल्यूम। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, कंपनियों ने प्राइस इंक्रीज कर ली है और बहुत ज्यादा यहाँ से प्राइस इंक्रीज की गुंजाइश नहीं है क्योंकि परचेजिंग पावर उतनी अलाउ नहीं कर रही, और जो कि प्राइस इंक्रीज हो गई है, मार्जिन थोड़ा मेंटेन कर चुके हैं। सो सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की गुंजाइश है। पर देखने की बात यह है कि वॉल्यूम ग्रोथ कब आएगा, और वॉल्यूम ग्रोथ अगर मॉनसून ठीक ठाक होता है और सेकेंड हाफ में रूरल रिकवरी में इम्पेटस मिलता है, तब एक रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल होगा। बट टिल दैट पॉइंट इन टाइम आई थिंक जिस हिसाब से वैल्यूएशन आज की डेट में खड़े हैं, मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है एफएमसीजी का। इट इज जस्ट बिकॉज कि 2010 और 2020 के अंदर इतना वैल्यूएशन री रेटिंग हो गया विद और विदाउट अर्निंग, या वो कैचअप हो रहा है। इस हाई सिंगल डिजिट वगैरह अर्निंग्स ग्रोथ में भी वैल्यूएशन कंप्रेशन होते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक मेन पॉइंट टू वॉच आउट हियर इज बेसिकली योर वॉल्यूम ग्रोथ, और जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। इसमें अगर आप टोबैको कंपनीज वगैरह देखें तो वहां वैल्यूएशन अभी भी ठीक ठाक है। अगर आप ये मान के चले कि 10% टाइप की आपकी एबिट ग्रोथ होती है तो यहाँ पर फिर भी वैल्यू दिखता है, पर अदर स्पेसेस इन एफएमसीजी में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिखता। मनीष जी, ये टेक्नोलॉजी में क्या इस समय पोजीशन लेना शुरू किया आपने? कंसिडरिंग टीसीएस की कमेंट्री थोड़ी सी बेहतर थी, या इंतजार इन्फोसिस के गाइडेंस और एचसीएल टेक के गाइडेंस का होगा, वो सुने उसके बाद ही एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लें?
देखिए एक्सेंचर और जो नंबर्स आए हैं टीसीएस के, जहां मार्जिन्स तो बेटर हैं बट ट्रेंड्स काफी वीक हैं। तो मेन चीज जो फॉलो करने वाली बात है पूरे आईटी स्पेस में है वो है हायरिंग, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत कुछ जो टाइम एंड मटेरियल वाला जो इंडिया का मॉडल है वो थोड़ा डिसरप्ट हो रहा है। जो आप जितने लोगों को पोस्ट करते थे और उनके हिसाब से आवरली बिलिंग के हिसाब से आपको काम मिलता था, और जो लेगेसी बिजनेसेस है वो तो इन एनी केस थोड़े से बैकफुट पर है। डिजिटाइजेशन वगैरह में ही मार्जिन ज्यादा बनते हैं। आउटकम बेस्ड प्राइसिंग वगैरह का मॉडल आज की डेट में काफी जोर पकड़ रहा है। सो आई थिंक आईटी बहुत ज्यादा कुछ ओवरवेट स्टांस इस वक्त तो नहीं दिखता जब तक कि हायरिंग ट्रेंड्स नहीं दिखे। देखिए बिल टू बुक काफी स्ट्रांग है, पर यहाँ भी एग्जीक्यूशन काफी वीक है। आपकी न्यू डील विंस हो रहे हैं, पर जो भी दुनिया में हो रहा है, यूएस वगैरह में जो स्लो डाउन मोड है, वहां भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। So I think the key thing to watch out here is utilization, margins, new hirings, deal with. और यहाँ पर टीसीएस की कमेंट्री हमने देख ही ली, एक्सेंचर की देख ली। अब एक या दो और मेजर जो आईटी कंपनीज है उनकी ट्रेंड देख के ये समझ में आएगा कि रिकवरी किस पॉइंट इन टाइम से होगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा कुछ आउट परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखता। स्लो डाउन मोड में डेफिनेटली है, और जो मेजर डिस्ट्रप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जब तक हायरिंग का मॉडल इंडिया का सही नहीं होगा, जो कि कम अगर काम लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, अगर वो बिलिंग रेट में ट्रांसलेट नहीं होता है तो आपकी प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी डिमिनिश होगी। सो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कितना वैल्यू ऐड हो रहा है और कहाँ बिल टू बुक ट्रांसलेट हो रहा है आपका रेवेन्यू। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये लगभग 20 मिनट की हमारी जो मंत्रणा हुई इसमें लगभग हम ही सभी सेक्टर्स को कवर किया, एफएमसीजी, आईटी, पूरी कमोडिटीज़ को कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। निकट भविष्य में एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे। मीनवाइल निफ्टी करीब 22,175 और बैंक निफ्टी 47,501 की ट्रैजेक्टरी पे। अब इस आई थिंक सेटअप को, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो हमारे स्टॉक्स हों, इंडस्ट्रीज हों, डॉलर इंडेक्स हो, सबको थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। और इस मंत्रणा में हमारे साथ अब सुशील किरिया जुड़ चुके हैं। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या से क्या हो गया देखते देखते, महज 2 सेशन पहले हम ऑल टाइम हाई पे मंडरा रहे थे और आज लगभग 22,100 की ट्रैजेक्टरी निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने 47,200 को छू लिया। सेटअप पर आपका पहला व्यू, यूएस को देखा आपने प्रीशियस मेटल्स को देखा, आपने कमोडिटीज को देखा, निफ्टी बैंक चार्टी के लिए क्या कह रहे हैं? ये जो पैनिक है इसको हैंडल कैसे करना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आज हम बहुत सही दिन मिल रहे हैं वापस। तो देखिए 2 पुराने मुहावरे हैं, एक हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा और दूसरा बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं दोनों बातों को जोड़ता हूं आज वर्ल्ड मार्केट्स के साथ क्या हो रहा है। तो अगर निफ्टी की चार्ट को कृपया पीसीआर दिखाने का कष्ट करें, आवरली चार्ट मेरे स्क्रीन पर है। सारा खेल इन 2 लकीरों के बीच में है। तो जो लोअर सपोर्ट लाइन है, हम गिर के इसके करीब आ गए। तो यहाँ पे हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, जो हिम्मत करेगा मर्द उसी की खुदा मदद करेगा। अगर सबके मन में भय है और सबको लगता है मोस्ट लॉजिकल काम है बेच दें, तो सौदा हो कैसे रहा है बाजार में? क्या मूर्ख खरीद रहे हैं या बलवान खरीद रहे हैं, या जिन्होंने शॉर्ट किया था वो आके शॉर्ट को काट रहे हैं? तो अगर सारे समझदार बेच रहे हैं तो या तो फिर दीवाना खरीद रहा है या पहलवान खरीद रहा है। तो पहलवान ही जीतेगा और दीवाना ही जीतेगा। समझदार आदमियों का तो ऐसे भी रोज का कंटेस्ट है बाजार में। तो हमें हम माल बेचना नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं इसके को बनाने की कोशिश करूं, बात बड़ी सीधी होती है, पर चूंकि हमें बुद्धि मिली है तो उसका हमें इस्तेमाल करना होगा। तो न डॉलर इंडेक्स पे बढ़ने की जगह बची है, न यूएस 10 ईयर यील्ड को बढ़ने की जगह बची है। गोल्ड ने अपना टॉप बना दिया, सिल्वर ने टॉप बना दिया। दोनों में अब हम शॉर्ट सेल की तैयारी में, जब सिग्नल मिलेगा हम बेचेंगे। और अगर इतने कोहराम के बावजूद क्रूड ऊपर लपक नहीं पाया, ठीक, तो ईरान ने पटाखे छोड़े और ताइवान की इंडेक्स घटने को तैयार नहीं है। मुझे अलाउ कीजिए आपको मैं ताइवान की इंडेक्स दिखाऊं, जहां पे बात आएगी कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला कैसे दीवाना। तो अगर लवीव इंडेक्स घटने को तैयार नहीं है और
हम निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऊपर बेरिश कमेंट्री को देखने लगे और सुनने लगे और उस पर सौदे करने लगे, तो ये कहाँ की तार्किक बात है। सीआर से अनुरोध है, ये आवरली चार्ट अगर मुझे ताइवान कह रहा हूं आपको, तेल अवीव इंडेक्स जो है, इजरायली इंडेक्स, उसे आप दिखाने का अवसर दीजिए। तो अगर ये भी यहां से एक और हाई की तरफ बढ़ने को तैयार है, ठीक है, तो जब बेगाने की शादी के अंदर में ही बाराती नहीं नाच रहे, तो अब्दुल्ला क्यों नाचे, मैं क्यों बेचूं अब यहाँ पे। तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे बाई सिग्नल का वेट करूंगा। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे हम ऊपर से शॉर्ट बैठे थे, वहां अगर टेक प्रॉफिट का सिग्नल मिलेगा तो हम उन्हें लेंगे, और या फिर जो हमारी लंबी अवधि के लिए जो हमें शेयर लेने हैं, मान लीजिए अतुल में एक लॉन्ग टर्म अब बॉटम बन गया और मुझे यहाँ से स्टॉक 3 गुना होता लगता है, साल भर में बाटा अगर 2 गुना होता लगता है, तो पैनिक में ही तो माल सस्ता मिलेगा। तो हम अब निफ्टी की इस नीचे वाली लाल रेखा के जहां करीब है, तो हमारा बायस है कि हम तेजी करने के सौदे ढूंढ रहे हैं। स्टॉप लॉस लग गया तब उस दिन देखेंगे, पर फिलहाल अगर सबको पैनिक लग रहा है और पहलवान माल ले रहा है, हमें तो पहलवान के साथ ही चलना पड़ेगा। अच्छा, अब एक एक करके स्पेस से बात करते हैं। लार्ज कैप आईटी, अब आईटी को मैं इसलिए यहाँ पर इस इंटरेक्शन में इंक्लूड कर रहा हूँ सुशील जी, क्योंकि कल ही टीसीएस के नतीजे आए और नतीजों के बाद जो स्ट्रीट का रिएक्शन था उसको आपने देखा। निफ्टी आईटी डेलो पर था कल भी, और आज भी आई थिंक कट्स यहाँ पर हैं 34,087। आईटी पर सेंस क्या कहता है आपका इस वक्त? सीआर से अनुरोध है, सीएनएक्स आईटी की ये चार्ट जो मेरे स्क्रीन पे उसे दिखाएं, अगर वो दिख रही है तो इस चार्ट को देख के मुझे यही समझ में आ रहा है, हाथी तो निकल चुका, हाथी तो निकल चुका। मैं अगर उसकी पूंछ को पकड़ूंगा तो मैं गलत हूं। मैं इस हाथी के घूमने का इंतजार करूंगा, यहां मैं सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो जब घूम जाएगा ये, बाई सिग्नल आएगा 1-2-3 दिन में, तब हम इसको बाइंग करेंगे। 1-2 दिन की खाली अपॉर्चुनिटी के चक्कर में पड़े रह के मेरी ये बड़ी चाल छूट जाएगी। दुनिया भर के लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में 15 से 25% तक की तेजी संभव है। भले ही निफ्टी 22,000 नहीं टूटे और 23,000 तक ही जाएगी, खाली निफ्टी 5% बढ़ेगा, तो मुझे लगता है द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर आईटी स्टॉक्स के होने की संभावना है, तो मैं बीते 3 महीनों की खबर को सुन के और आज के माहौल को देख करके हाथी निकलने के बाद पूंछ को पकड़ने वाली गलती नहीं करूंगा। हम इंतजार में, हम इनको लेंगे। अच्छा, ओके। अच्छा सुशील जी, आपने क्योंकि अपने लास्ट 2 इंटरेक्शंस में मेटल्स पे शॉर्ट की बात कही थी, अभी आपका सेंस मेटल्स पे क्या कह रहा है? क्योंकि मेटल्स में हमने एक बहुत अच्छा बड़ा मूव देखा, तो इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं आप, और आपका आउटलुक क्या है मेटल्स पे इस वक्त? देखिए, अगर लंबी अवधि की चाल बननी है मेटल्स, और पिछले 4 दिन में निफ्टी के अनुपात में बस इतना ही घटा, मान लीजिए मैं टाटा स्टील की चार्ट को एक उदाहरण, तो इसका इतना बड़ा लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड आने के बाद मोमेंटम खत्म हो चुका है, जो आरएसआई कहीं जा नहीं रही है, अप ट्रेंड लाइन टूट गई है। तो चाहे निफ्टी वापस 23,000 भी हो जाएगी, और हमें लगता है हो जाएगी, हम मेटल्स नहीं लेंगे। अगर हमारी शॉर्ट सेल ट्रेड्स को बीच बीच में हमें स्टॉप लॉस करना पड़ा, टेक प्रॉफिट करना पड़ा, क्योंकि देखिए 200 स्टॉक्स है, सबके ऊपर हर वक्त एक व्यू रखना और एकदम से सबको ट्रैक करना असंभव है। तो जिनकी चाल पूरी लगती है, हो गई है अप ट्रेंड में, तब उन्हें जब जब हमें सेल सिग्नल मिलेगा बेचेंगे। यहाँ ग्रेवस्टोन 2G बना था टाटा स्टील में, अप ट्रेंड लाइन टूटी, यहाँ बेच दिया। अब अगर ये यहाँ पे अगर फ्लक्चुएशन कर रहा है, मेरा स्टॉप लॉस 166 का है, 166.50 के ऊपर गया, हम टाटा स्टील काट लेंगे। नहीं गया, कोई गारंटी नहीं कि निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ेगी तो टाटा स्टील को बढ़ना पड़ेगा। जब 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ रही थी 22,000 से 23,000 की तरफ, आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे ना, तब आईटी स्टॉक्स के बढ़ने का अगर नंबर आएगा तो मेटल्स को गिरना है। तो हमारा कोई भी गणित बदला नहीं है, चार्ट्स बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। अगर हिंडाल्को ने और 10 रुपया ऊपर बढ़ के हमारा स्टॉप लॉस कटवा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हिंडाल्को में अब लिवाली करनी चाहिए। वापस सेल सिग्नल आएगा, वापस बेचेंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं है। सारे लार्ज कैप मेटल के स्टॉक्स शॉर्ट सेल में है, और टाइम टू टाइम चाहे टेक प्रॉफिट चाहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इन्हें हम बार बार बेच के कमाएंगे। जब तक चार्ट नहीं बदलती, और मुझे लगता है अगले 1 महीने तक नहीं बदलेगी, मुझे कोई संकोच नहीं है इस अनुमान में कि टाटा स्टील 140 के नीचे मिलेगा। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मंत्रणा में शामिल हुए। थोड़ा वक्त का अभाव है और आज आप से देर से संपर्क हुआ था, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मेटल्स पे, आईटी पे, बैंक्स पे, क्रूड पे, यूएस मार्केट पे,
और सभी पे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। निफ्टी 22,184, 47,476 निफ्टी बैंक थोड़ी सी रिकवरी है और आज सुबह से ही दो जो ट्रैजेक्टरीज को इंडिसेस छू के आए उसमें थे 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों ही इंडिसेस के लो। याद रखिएगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे है और HDFC बैंक थोड़ा सेक्शन में आया है। चलते हैं, काम करते हैं। अब ये अब तक का छोटा सा पुल बैक नीरज जी को हैंड ओवर करते हैं। नीरज जी नमस्कार, आपकी स्क्रीन पे छोटा सा पुल बैक आया है बट अभी भी क्रिटिकल लेवल्स इंट्राडे में भी क्रॉस नहीं हुए। नीरज जी। ओके, इंट्राडे में भी क्रिटिकल लेवल क्रॉस नहीं हुए हैं और एडवांस डिक्लाइन भी कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं सुधरा है। तो क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए क्या दोपहर तक का? मेरे ख्याल से नीरज जी अगर कोई स्टेबिलिटी आनी है ना तो वो निफ्टी में 22,250 के ऊपर ही आएगी, मतलब जिसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि कल ही की वो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। जब तक आप उसको नहीं रीगेन करेंगे तब तक आप इसी 150-200 पॉइंट में अंडर आएंगे। आज का लो हालांकि दोनों निफ्टी बैंक का नीरज जी, तो दोनों ने एक साथ अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू लिया। जो घटनाक्रम आज से 2 दिन पहले यूएस में हुआ था वो आज निफ्टी बैंक में हो गया। 100 डे पे, हम 50 डे पे। तो 100 और 150 के चक्कर में नहीं पड़ने का, 500 1000 के चक्कर में पड़ने का। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ और आपके सवाल लेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें।